बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू उठा दे गेम T20 वर्ल्ड कप स्पेशल। मैं सानिया मुमताज़ अपने को होस्ट चौधरी इरफान ज़हीर के साथ हाजिर हूँ। इरफान, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी, अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत बड़ी न्यूज़, एक नहीं, फाइनल से पहले हमारे लिए ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि कल पाकिस्तान हॉकी ने जी 8 साल बाद वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। तो पूरी कौम को मुबारकबाद हो। हमारी नेशनल गेम है बहुत बड़ी कामयाबी है और तालियां होनी चाहिए डेफिनेटली पाकिस्तान हॉकी टीम के लिए। ये मेरा ख्याल है कि दुआ करते हैं, क्वालिफाई किया है। अनफॉर्चुनेट है कि 4 दफ़ा के वी आर द वर्ल्ड चैंपियन, 3 दफ़ा के ओलंपिक चैंपियन है। सबसे ज़्यादा टाइटल हमारे पास है हॉकी में। और एक ऐसा डिबैकल आया, ऐसा डिक्लाइन आया जिसने हमारी हॉकी को मेरा ख्याल है कि शायद काफ़ी हद तक ख़त्म कर दिया। बट ये नए बच्चे हैं, कोशिश कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं। मसाइल के ऊपर भी हम बात करते रहे कि काफ़ी मसाइल हैं बेचारों की, डेली के मसले हैं। अभी होटल के जो मसाइल आए ऑस्ट्रेलिया में, बट एनीवेज इस पे हम बात करेंगे। फिलहाल सेलिब्रेशन का डे है, पूरी नेशन को मुबारकबाद और अल्लाह करे कि ये फाइनल जीत के डेफिनेटली। और दुआ बस यही है कि अब ये फाइनल जीत के आए तो हॉकी डेफिनेटली रिवाइव हो जाएगी। और ये विक्ट्रीज ही होती हैं जो गेम्स को लेके आती हैं। और एक तो डिक्लाइन हमें जाता जाता दिखाई दे रहा है, जो हम चाहते हैं कि ना हम क्रिकेट पे फिर से आ जाते हैं जी। कल इंडिया का होने जा रहा है फाइनल नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में, और न्यूजीलैंड को वो फेस करने जा रहे हैं। और अगर स्टैट्स देखे जाएँ तो इंडिया के पास एक्कोलेड्स हैं, इंडिया 2 बार जीत चुका है, चैंपियन बन चुका है। लेकिन न्यूजीलैंड के पास अभी तक T20 वर्ल्ड कप में कोई खास प्लेसमेंट नहीं है। इरफान जी बिल्कुल ऐसे ही है कि न्यूजीलैंड भी साउथ अफ्रीका की तरह अनफॉर्चुनेट रहा है कि हमेशा सेमीफाइनल फाइनल तक आते हैं, बट कभी लास्ट लाइन जो क्रॉस नहीं कर पाए। तो हमें कहीं ना कहीं लगता है, और शायद बहुत से लोग उनके फ़ैन जो चाहते हैं कि ये भी कोई टाइटल जीते। हाल दो कि एक WTC का फाइनल ये जीत चुके हैं, इंडिया से ही फाइनल जीता था इन्होंने। तो बट इनकी जनरेशन, इनके लोगों के लिए, इन प्लेयर्स के लिए मुझे लगता है कि ये जो पूल अभी है 2019 के वर्ल्ड कप में बहुत अनलकी रहे कि सुपर ओवर पे फाइनल गया। ODI के वर्ल्ड कप की बात मैं कर रहा हूँ, फिर वो बराबर हो गया, वो भी सुपर ओवर भी, बट बाउंड्रीज की वजह से इंग्लैंड को विक्ट्री मिली। बट वो बड़ा अनफॉर्चुनेट इनके लिए रहा। बट नेवरदलेस T20 फॉर्मेट में हमें नहीं पता कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। और इसी नोट पे हम हमारे एक्सपर्ट्स को वेलकम कहते हैं। एक्सपर्ट टेस्ट क्रिकेटर अदनान अकमल, आज तो प्रोफेसर अदनान अकमल लग रहे हैं। मुझे लगता है कि इसलिए ये ग्लासेस इसलिए लगाइए कि टीम की जिस तरह की परफॉर्मेंस है ना, इस ग्लासेस से अच्छे तरीके से नजर रखनी है उनके फ्यूचर क्या प्लान करें। गहरी नजर रखने जा रहे हैं, गहरी नजर रखना चाह रहा हूँ अगले तमाम स्टेप्स पे। हाँ, क्योंकि देखें कौन सा कदम कैसे उठाते हैं, कैसे उठाना और किस तरह प्लान करना पड़ेगा आपको। अगर इंटरनेशनल क्रिकेट को बीट करना है तो फिर आपको गहरी नजर क्या, गहरी सोच भी रखनी पड़ेगी कि किस तरह हमने लेके आगे चलना है और किस तरह आगे जाके वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस है। एक्सपर्ट उमर हमीद हमारे साथ हैं, वो मेरे ख्याल से पहले से ही गहरी नजर रखते हुए आ रहे हैं। ये शुरू से पहले उनकी गहरी नहीं, लेकिन आने से प्रॉपर कोशिश की गई है। खैर, हमारी गहरी नजरों का तो फायदा तब हो जब जो अरबाब इख्तियार हैं वो हमारी को सुन लें, किसी बात को समझ लें और उस पर अमल करने की कोशिश करें। ये टीम चेंज हुई तो है, मुझे इससे कोई ख़ास उम्मीदें नहीं है, क्योंकि ये टीम्स पहले भी 3-4 दफ़ा शफल हो चुकी हैं। एक जाता है, दूसरा आ जाता है, दूसरा जाता है, फिर पहला आ जाता है, या तीसरा आता है, या फिर दूसरा आ जाता है। देखना ये है कि जो ऊपर टॉप टियर मैनेजमेंट है आपकी, मोहसिन नकवी साहब, वो इनको किस तरह से डील करते हैं। क्योंकि अभी तक देखने में तो यही है कि एडमिनिस्ट्रेशन मामलात में तो वो बहुत अच्छा मैनेज कर रहे हैं चीज़ों को, लेकिन इस क्रिकेटिंग मामलात में अभी तक उन्होंने सबको फ्री हैंड दिया हुआ है कि जो एक्सपर्ट है वो करे। लेकिन अब मेरा ख्याल है कि उनको भी कहीं ना कहीं इंटरवीन करना पड़ेगा और इन एक्सपर्ट्स के साथ बैठ के कोई एक जो है वो लाया अमल तैयार करना पड़ेगा कि जो हॉकी का जो तनज़ली का अभी आप जिक्र कर रहे थे, उस तरह का कोई हम क्रिकेट में आने वाले वक्तों में ना देखें। और हमारी दुआ है कि उसमें हम मोहसिन नकवी साहब या जो भी टॉप टियर मैनेजमेंट है वो कामयाब हो, और जो गहरी नज़रें हम रख के बैठे हुए हैं उसका कोई फ़ायदा हो। इनकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि फेस वही घूम के आ जाते हैं। देखिए, फेस चेंज करने से आपकी चीज़ें बेहतर नहीं होंगी, आपको सिस्टम चेंज करना पड़ेगा जहाँ पे क्रिकेटर्स को हेल्प करके उनकी गेम इम्प्रूव की जाए। उनको माइंड सेट इस तरह का दिया जाए, या इस तरह उनका माइंड सेट किया जाए कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट को तीन स्टेप बताइए जो इमरजेंसी बेसिस के ऊपर इमीडिएटली पाकिस्तान बोर्ड को करने चाहिए। देखिए, आपको प्लान, देखिए आप बेस्ट टीमें उठाएं, उनकी क्या प्लानिंग है, वो किस तरह मैच। ये तो लंबे प्लान बता रहे हैं ना, नहीं, देखिए इमीडिएट पूछ रहा हूँ। देखिए, आपको प्लेयर ऐसे माइंड सेट वाले लाने पड़ेंगे जो उस प्रेशर में जाके परफॉर्म भी करें। ठीक है, उस प्रेशर में जाके इनिंग्स भी बिल्ड करें और वो उस प्रेशर में जाके पाकिस्तान को मैच, यानी कि इम्पैक्ट प्लेयर लेना चाहिए। एक हो गया, दो और बताएं। देखिए, दोस्त बहुत सी चीज़ें, आप जब आप कोचिंग को भी लेके तो बहुत सी चीज़ें आप सोच रहे हैं कि उसको किस तरह मैनेज करना है। कोच किस तरह के माइंड सेट के लाने पड़ेंगे, जो अपने आप को बचा रहे हैं या टीम को लेकर
अपलिफ्ट करना उन्होंने ये सोचना पड़ेगा। उसके बाद जो प्लेयरों के साथ कोच लगाए जा रहे हैं, क्या वो इस काबिल हैं कि वो उन प्लेयरों को बता सकें या इंटरनेशनल क्रिकेट को बीट कर सकें, ये सिस्टम करना पड़ेगा। और आपको 2-3 चीजें आपके माइंड में आती है जो इमीडिएटली करने से ही सर्वाइवल है राइट या मैन फॉर द राइट जॉब। ये जिस दिन आप कर लेंगे ना और उनको थोड़ा सा टाइम दे देंगे, ये इमीडिएटली ठीक होगा। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ कोई बोर्ड से काम ना करे, सारे ਨੂੰ कर दिए। देखिए आप एक चीज देखें आज ये तो वो बात ये देखे यार ये कैसी बात कर रहे हैं, वो कहते सारों को निकाल दे बोर्ड से। देखिए एक शख्स आज ने कहा कि आपने यार एक चीज वहाँ पे देखें, नहीं जाना चाहिए जहाँ पे इज्जत ना हो, तो कहता अल्लाह बंदा हुन घर भी ना जाए। अब कहने का मकसद है, देखिए हॉकी में कुछ चीज़ें ओपन हुई ना, कोई मैनेजमेंट के बारे प्लेयरों ने आके बात की, प्लेयरों को कॉन्फिडेंस दिया गया, फिर देखें दी एंड प्लेयर ने ही परफॉर्म करना है। आपकी मैनेजमेंट जो है ना वो कमरों में बैठती है। देखें प्लेयर है तो ये मैनेजमेंट है, अगर प्लेयर सही तरह नहीं परफॉर्म कर रहा, इंटरनेशनल लेवल पे जाकर नहीं वो कारकर्दगी दिखा रहा, परफॉर्मेंस ही दे रहा, तो इफेक्ट जो है वो मैनेजमेंट पे आता है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैनेजमेंट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है और क्रिकेटर वो बेचारे वीक लग रहे हैं। तो बहुत सी चीज़ें आपको देखने दीजिएगा। हॉकी में इशू बने ना, देखिए हॉकी में चीज़ें ओपन हुई ना, चीज़ें ओपन हुई, उनको लुक आफ्टर किया गया। आज देख लें रिजल्ट पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप के लिए खैर अब देखते हैं कि क्रिकेट टीम का कब मुस्बत रिजल्ट आएगा। एक्सपर्ट शाहनवाज हमारे साथ हैं। शाहनवाज, आपको वेलकम कहते हैं प्रोग्राम में, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? और अभी हम बात ये कर रहे हैं कि कौन से 3 मेजर चेंजेस लाने चाहिए टीम पाकिस्तान को अपने अंदर फौरी बेहतरी के लिए, रिकवरी के लिए। चेंजेस नहीं, ऑप्शंस। मैं आपको ये बता दूं, हमारे पास बेहतर ऑप्शंस ये हैं कि अगर आप फर्स्ट क्लास के जो टॉप परफॉर्मर हैं, लाइक 4 डे क्रिकेट भी पाकिस्तान में होती है, 50 ओवर की क्रिकेट भी डोमेस्टिक लेवल पे होती है, 20 ओवर की क्रिकेट भी पाकिस्तान की डोमेस्टिक में होती है। तो एक सिंपल सा फार्मूला है, उसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं कि जो फर्स्ट क्लास के टॉप परफॉर्मर हैं, 4 डे के जो परफॉर्मर हैं, उनको उनका कम से कम जो ऊपर वाले 10 जो बेहतरीन परफॉर्मर हैं उनको एक साइड पे कर लें। फिर इसी तरह 1 डे के जो परफॉर्मर हैं उनको आप ऊपर निकाल लें, उनको अलहदा कर लें। 25-30 लड़के, 40 लड़के उसमें से निकाल लें, फर्स्ट क्लास के लड़कों में से निकाल लें। इसी तरह T20 के लड़कों में से भी जो टॉप परफॉर्मर हैं, ज़ाहिर है 20-25 लड़के उनमें से निकाल लें। मेरा ख्याल है कि जो लड़के परफॉर्मर होते हैं, जब उनको आप अपॉर्चुनिटी बना के देंगे ना, तो एक तो मेरिट किल नहीं होगा, अब मेरिट के ऊपर ही वो बच्चों की सिलेक्शन होगी। और जो भी सिलेक्शन मेरिट के ऊपर होती है, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट है, चाहे वो 1 डे की क्रिकेट है, चाहे वो T20 क्रिकेट है, तो मेरा ख्याल है कि उसके जो रिजल्ट है वो भी अच्छे आते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे होता क्या है कि इस वक्त तो जो सारी सिलेक्शन है वो समझ से बाहर है। एक लड़का जो मतलब किसी के वहमो गुमान में भी नहीं होता, वो टीम में खेल रहा होता है। एक लड़का जो परफॉर्म करके पूरा साल उसने मार खाई होती है, डोमेस्टिक में, फर्स्ट क्लास में, T20 क्रिकेट में वो परफॉर्मर भी होता है लेकिन उसका पता नहीं चलता। सो कहीं ना कहीं जाके हम लड़कों के साथ ज्यादती करते हैं, तो जिसकी वजह से हमारे जो लड़के सिलेक्ट होते हैं, तो जो पीछे बैठे होते उन्हें दियाँ बदवामा ही नहीं मोकती हैं। ये जेन्युइन बात आपको बता रहा हूँ, उन्हें दियाँ बदवामा ही नहीं मोकती हैं। कहते यार जब मैं परफॉर्म करके मैं टीम से नहीं, तो वो क्यों खेल रहा है जिसने परफॉर्म भी नहीं किया हुआ। तो ये चीज़ें भी शाहनवाज भाई, यही बात तो हमने कल की थी कि सिलेक्टर अगर आके ये बताएंगे ये किन बेसिस पे सिलेक्ट हुआ, और कोई जो सिलेक्ट नहीं हुआ उसके पीछे क्या फैक्ट्स है, क्या रीजन थी, तो 90% आंसर मिल जाएगा ना। ये तो बता देखें आप सबसे बड़ी मिसाल है कि आपने जो 3 प्लेयर निकाल दिए पाकिस्तान टीम से आफ्टर वर्ल्ड कप, आगा क्यों है टीम में कि उसकी भी तो नहीं ना परफॉर्मेंस। क्या अब वो 1 डाउन खेलेगा या नंबर मिडिल ऑर्डर में खेलेगा? तो अगर उसने 1 डाउन पे नहीं परफॉर्म किया तो आपको नहीं, देखिए आपके पास ऐसे डोमेस्टिक में प्लेयर अवेलेबल हैं जिनको आप यूटिलाइज कर सकते हो एज ए मिडिल ऑर्डर। नहीं, वो T20 था, ये ODI है, उसका ये देखिए आप परफॉर्मेंस। इरफान साहब मैं एक बात बताऊं अदनान भाई, हर फॉर्मेट का जो डिजर्विंग प्लेयर है ना, अगर आप उनको खिलाएंगे ना तो आपको उनके रिजल्ट भी आएंगे, मिलेंगे ऑफ कोर्स। आप अगर एक 50 ओवर के क्रिकेट के प्लेयर को या 5 डे क्रिकेट के या 4 डे क्रिकेट के प्लेयर को जब आप ज़बरदस्ती एक इवेंट खिलाएंगे, एक फॉर्मेट खिलाएंगे ना, तो वहाँ पे वो स्ट्रगल करेगा। ये बड़ी एक सिंपल सा फार्मूला है हमारे पास कि आप ऑस्ट्रेलिया को देख लें कि ऑस्ट्रेलिया की 1 डे की टीम टोटली डिफरेंट होती है, टेस्ट की टीम हमें डिफरेंट नज़र आती है, लेकिन जो 20 ओवर की उनकी टीम है वो हमें डिफरेंट नज़र आती है। और बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं, चाहे आप न्यूजीलैंड को देख लें, मोस्टली साउथ अफ्रीका को देख लें, इंग्लैंड को देख लें, इंडिया को देख लें। तो कहने का मतलब है कि आप फॉर्मेट के मुताबिक जब आपकी सिलेक्शन होगी, और सिलेक्शन मेरिट पे होगी, मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ कि सिलेक्शन मेरिट पे होगी, आपको अच्छे रिजल्ट आएंगे और आप एक ट्रैक पे चढ़ेंगे, और जिससे आपको लगेगा कि यार हमारी क्रिकेट जो है इस फॉर्मेट में ट्रैक के ऊपर चढ़ गई है। और जब आप ज़बरदस्ती, मतलब अब देखें बाबर की 20 ओवर की क्रिकेट में कोई जगह नहीं बनती, ठीक है,
उसके बाद सलमान अली आगा की अगर मैं ऑनेस्टली बात बताऊं तो मैं नहीं समझता कि सलमान अली आगा की 20 ओवर की क्रिकेट में मॉडर्न डे क्रिकेट जिसको हम कहते हैं उसमें जगह बनती है, और बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं। तो कहने का मतलब है कि जो प्लेयर जिस फॉर्मेट में डिजर्व करता है, अगर आप उनको वहाँ पे खिलाएं तो रिजल्ट डिफरेंट हो सकते हैं। बिल्कुल हसीब जी, राइट मैन फॉर द राइट जॉब। किस्सा मुख्तसर, वो चाहे आप सिलेक्शन कमेटी की बात कर लें, वो आप टीम की बात कर लें, ये कैसे डिटरमिन करेंगे? यही तो प्रॉब्लम है कि कौन राइट है, ऊपर से किसी को एक स्टेप लेना पड़ेगा। मोहसिन नकवी हैं जो ये कर सकते हैं। लोग तो उन पे भी क्वेश्चन कर रहे हैं, वो उन पे भी क्वेश्चन कर रहे हैं। उनकी भी तो जो अपॉइंटमेंट है वो पॉलिटिकल है ना। जैसे हम इंडिया में बात करते हैं जय शाह का जो बेटा मतलब वो कर रहा है, इसी तरह यहाँ पे भी है। लेकिन चीज़ ये है ना कि जो भी आ गया, चले अब आ गया है, मिसबा है, चलें वो आ गया है, अब आके जो वो सही कर सकते हैं वो तो करने की कोशिश करें। हमें वो चीज़ होती भी नज़र नहीं आती। यहाँ पे भी लाइकिंग डिसलाइकिंग सिर्फ इस लेवल पे नहीं है कि सिलेक्टर्स भाई आप अपनी बात को निगेट कर रहे हैं। अभी कह रहे हैं राइट पर्सन फॉर राइट जॉब होना चाहिए कि आ गए तो ठीक करें, जब वो ठीक है उनका कहने का मकसद ये है कि नहीं, अब जो भी सिस्टम में आए ना आफ्टर वर्ल्ड कप जो आए हैं उनको अब काम करना है। अब ये नहीं कि जिस तरह का पिछला लेकिन नेचर को कैसे चेंज करेंगे अदनान भाई? हाँ, नेचर को कैसे चेंज करेंगे? नेचर बंदा क्यों नहीं चेंज कर सकता? इंसान बहुत सी चीजें चेंज कर सकता है अगर आप तो करना चाहें तो। 21 टेस्ट खेले हुए हैं, आपको तो हमसे ज्यादा पता है। आप देखें अगर आप कुछ करना चाह रहे हैं आगे से ऊपर, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब की बात की ना, उमर साहब भी बात कर रहे थे। आपने कहा इनसे काम लेना चाहिए, लेकिन वो काम करेंगे, लेकिन जो एक इंसान की फितरत है, नेचर है, उसको कहाँ छुपाएंगे? सर काम लोग करना चाहते हैं जब आपके यस मैन होना तो उनको जब इसमें ना एक एलिमेंट मुझे लगता है जो हम ना कहीं निगलेक्ट कर देते हैं, वो एक ऑनेस्टी का है और कंट्री के साथ लॉयल्टी है। ये भी बड़ा मैटर करता है। कई दफ़ा आप इतने स्किलफुल नहीं होते, आप इतने उस टॉप नॉच पे नहीं होते जो आप मेंटली जो लोग बात करते हैं ना, यार वो बड़ा समझदार अक्लमंद है, लेकिन आपको ऑनेस्टी और लॉयल्टी कई दफ़ा उधर ले जाती है कहीं जहाँ बहुत स्किलफुल और समझदार आदमी भी नहीं पहुंच सकता। आपके लिए फिर वो नेचर भी आपका साथ देती है, आपकी चीज़ें होती है, क्योंकि आपकी उसकी डिवोशन एक्स्ट्रा जाती है। तो शायद हमें कहीं ना कहीं अपने सिस्टम में ऐसे डिवोटेड लोग भी लाने की जरूरत है। जैसे यूनुस खान की हम बात कर रहे थे, क्यों कह रहे थे, सरफराज की इंडक्शन हुई, हमने कहा ठीक हुई, तो ऐसे लोग भी आपको लाने की जरूरत है जो आइंस्टाइन ना हो, लेकिन कम से कम इस पे हमें श्योरिटी हो कि ऑनेस्ट है ये। देखिए आप कह रहे हैं ना कि ऐसे लोग सिस्टम में लाने पड़ेंगे। वो सिस्टम में लोग वही आएंगे जो ग्राउंडों में जाके इन प्लेयरों के साथ काम करेंगे। एक पेपर रख लेना, वही तो नहीं एक पेपर वर्क हम कर सकते हैं यार। हम सारा दिन जो है ग्राउंड में खेलते रहे, मैं तो आपकी बात कर रहा हूं। हम लोग ग्राउंडों में टाइम गुजारा, हमें 5 दिन भी ग्राउंड में रखेंगे तो हमें काम करने में कोई मसला नहीं है, क्योंकि हमने सारी जिंदगी ग्राउंडों में काम किया है। आपको सिस्टम में ऐसे लोग लाने पड़ेंगे जो ग्राउंडों में आपके साथ एक बैड लक है ना, आप 90s में नहीं ना खेले। खैर मेरे कहने के बात है, आपको सिस्टम में जो है ना वो ऐसे लाने पड़े। शेर में पीसीबी के तरले डालते हुए नहीं मैं नहीं तरले किस बात के, ऐसे काबिल लोग हैं। यूनुस खान है, बहुत से कामरान अकमल के बारे में बता रहे थे, और हमने सलमान भट्ट है यार, सलमान भट्ट है, ये लोग वो हैं जो ग्राउंड में। आप देखें सलमान भट्ट ने जिस तरह का सिस्टम है, जिस तरह के उसको मैं जाके देखता हूँ, वो गर्मी में 3 बजे यार बच्चों के साथ 2 बजे 12 बजे 11 बजे जो भी टाइम है उनका जाके वो सिस्टम को देखते हैं। जब तक आप चेक इन बैलेंस कोई भी सिस्टम है उसको चेक इन बैलेंस नहीं करेंगे तो आपको चीजें बेहतर होती हुई नजर नहीं आएगी। आप देखें ना, स्कूल का टूर्नामेंट करवाया इन्होंने, अंडर 10 की टीम बनाई, अंडर 13 की टीम बनाई, 15 16 19 सारी है। अंडर 10 में जो है इखलाक बांटा है, आफ्ताब है उनका कोच जो उनके बच्चों के साथ काम करता है। अंडर 10 का अभी टूर्नामेंट स्टार्ट है वो है। फिर अंडर 13 में चल जाए अदनान रजा है, बाकी भी उनके कोचेज हैं जो हर कोच जो है। फिर उमैद आसिफ है इनके साथ, बहुत से ऐसे कोच हैं जो पीसीबी के साथ काम कर रहे हैं। तो वो चीज़ें पीसीबी की चीज़ें लेके जो मॉडर्न क्रिकेट को देखते हुए वो सारे आके एकेडमी में अप्लाई करें। क्या ऐसा नहीं हो सकता? हो सकता है, सारी चीज़ें हो सकती हैं। जब आप काम करना चाहते हैं तो फिर बहुत सी चीज़ों का आप प्लान कर सकते हैं। जब आप प्लान करते हैं फिर उस पर जाके ग्राउंड में जाके उसके साथ अपने बच्चों के साथ वो काम कर सकते हैं। तो जब काम ही नहीं करना, कमरों में बैठे रहना या ऑफिस में बैठे रहना, अब ये हालत होती है। मैं थोड़ा सा ऐड कर दूंगा। बात यह है कि एक टाइम पे हमारे स्कूल में क्रिकेट होती थी बेतहाशा। हर स्कूल की अपनी टीम होती थी, आपस में इंटर स्कूल जो है वो टूर्नामेंट होते थे। अब नहीं होते। अब अगर होते भी हो कैसे उमर भाई, हो कैसे 5 मरले की कोठी के अंदर या घर के अंदर तो स्कूल है। नहीं चले कल बात कर रहा था कि ग्राउंड नहीं है, गवर्नमेंट के स्कूल हैं अपने, उसमें भी कोई नहीं है। कि जब ग्रास रूट लेवल पे आपके काम खत्म हो गए, जितने भी हमारे कोचेज हैं
वो बड़ी टीमों के साथ अटैच होना चाहते हैं, वो अंडर 19 या अंडर 16 की टीम के साथ अटैच नहीं होना चाहते। देखिए अनफॉर्चुनेट पार्ट है, आप अपने स्पोर्ट्स को एक्स्ट्रा करिकुलम डालते हैं, गैर निसाबी सरगर्मी डालते हैं, आपका इंटरेस्ट कहाँ होगा? बिकन हाउस स्कूल है, वॉल्टन कैंपस, जहाँ पे मेरे बच्चे पढ़ते हैं। मैं वो जब अंदर जाके देखा तो उन्होंने अंदर गाड़ियाँ खड़ी कर शुरू कर दी और सारी गाड़ियाँ अंदर खड़ी कर, और जहाँ पे अच्छा भला ग्राउंड बन सकता है और बच्चों के लिए सिर्फ इतना सा ग्राउंड, अपनी गाड़ियों के लिए इतनी जगह उन्होंने स्पेस जो है वो कवर की है। तो क्या वहाँ पे ग्राउंड नहीं बन सकता? इतनी ज़्यादा जगह है कि कोई शौक नहीं है, पैसे बनाने का शौक है कि हम पैसे मिले। अब जहाँ पे ग्राउंड बनाएंगे तो जहाँ पे टीमें जाके बच्चे वो खेलेंगे। मेरे बच्चे अपने खेलते हैं, वो स्पोर्ट्स नहीं कोई पार्टिसिपेट करते या करते हैं। क्रिकेट बननी चाहिए। देखें ग्रास रूट लेवल पे या जब तक नई चीज़ें बेहतर होंगी, आपकी क्रिकेट जो है ना, जब ग्रास रूट पे नहीं अच्छी होती तो फिर बच्चे में शौक भी पैदा नहीं होता और वो दूसरी तरफ चले जाएंगे। जैसे गैजेट पे आ गए हैं बच्चे, तो आपकी स्पोर्ट्स इससे जो है ना वो सारी उस पर कन्वर्ट हो गई है। क्या ऐसी चीजें स्कूलों में नहीं हो सकती जहाँ जिनके पास फैसिलिटीज हैं, जहाँ पे ग्राउंड बन सकती है? क्या पहले 3-3 दिन के इनके स्पोर्ट्स होते थे, स्पोर्ट्स फेस्टिवल, अब एक दिन में खत्म मुश्किल से एक दिन के अंदर भी 3 जितने भी घंटे बड़े स्कूल हैं और उसमें भी कैटेगरीज कर दी हैं कि इतनी एज के बच्चों का इतने से इतने बजे तक है, इतने से इतने बजे तक है। पहले हमारे टाइम पे या हमारे इवन जो हमारे के बाद की जनरेशन, उनके टाइम पे रनिंग की बहुत ज़्यादा गेम्स होती थी। अब भागने वाली कोई भी गेम, एथलीट्स जो हैं वो तैयार होते थे, अभी वो भी नहीं रह गई हैं। वो बच्चों को छोटी छोटी गेम्स खिला के खत्म किया। हमारा जो मेंटल स्ट्रेंथ के लिए या जनरल नॉलेज के लिए नीलाम घर या तारिक अजीज शो कितना बड़ा शो था, हम लोगों ने उससे कितना कुछ सीखा। अब आप देख लें हमारे टीवी चैनल्स पे होते तो हैं इस तरह के शोज, लेकिन उसमें तुक्के लगवाए जा रहे हैं। क्रिकेट की बात अगर मैं करना चाहूँ ना, देखिए हमारे स्कूल दौर में जब हम लोग खेलते थे 6वीं में 7वीं में, तो इतना कंपटीशन होता था, इतने तगड़े तगड़े प्लेयर होते थे। हर स्कूल की जो टीम खेलती थी तो ऐसे लगता था जैसे अंडर 19 की टीम जो है वो नुमाइंदगी कर रही है अपने शहर की। और जो स्कूल लेवल के लड़के होते थे, इवन जो 7, 8, 9, 10 तक, जो 10 में जो वो तो बहुत अच्छा होता था। वो तो इवन दो कि क्लब क्रिकेट भी काफ़ी खेल चुका होता था। तो उस वक्त ये तो कंपटीशन का आलम होता था। अब आपको मोस्ट ऑफ टाइम सिर्फ मैं समझता हूँ कि पूरे लाहौर में शायद 1-2 स्कूल्स हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक क्रिसेंट मॉडल है जहाँ पे वाकई उनके पास एक बहुत बड़ी ग्राउंड है, क्रिकेट होती है और क्वालिटी प्लेयर जो हैं वो प्रोड्यूस भी वो उन्होंने किए हैं। और बाकी जितने भी मैं वही कह रहा हूँ कि सिविल लाइन की टीम, एमईओ की टीम, गवर्नमेंट कॉलेज की टीम, एमईओ कॉलेज की तरफ से जब हम लोग खेले हैं, आप यकीन करें इरफान साहब कि पूरी पाकिस्तान की टीम उस वक्त एमईओ कॉलेज में थी। लोग क्रिकेट खेलने के लिए उस वक्त में आपको फिंगरप्रिंट के ऊपर अख्तर भट्ट साहब होते थे, आजकल वो वहाँ पे नहीं है, लेकिन शाहिद नज़ीर हो गया, आप पता नहीं कितने कितने बड़े प्लेयर। जब हम उस वक्त एमईओ कॉलेज में थे तो सिर्फ क्रिकेट खेलने के लिए हम लोग एमईओ कॉलेज में एडमिशन लेते थे। और क्या कंपटीशन होता था उस वक्त। एजुकेशन बोर्ड ले लें आप, पाकिस्तान बोर्ड ले लें आप, इंटर बोर्ड ले लें, इतना बड़ा इवेंट होता था। फैसल इकबाल, दानिश गिरी, ये सारे खेलते थे। देखें बॉटम लाइन ये है कि हमें ग्रास रूट लेवल पे क्रिकेट इम्प्रूव जो है ना वो इंट्रोड्यूस करानी चाहिए। बच्चों जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको इस तरफ लाना पड़ेगा, नहीं तो फिर हमारे पास इन फ्यूचर इस तरह के प्ले नहीं आएंगे। फुटबॉल की तरफ रुझान ज्यादा आ रहा है। वो आए, मैं ये बात भी नहीं करता कि आप किसी क्रिकेट की ही बात करें, स्पोर्ट्स, हॉकी खेलना चाहे बच्चा, जो भी खेलना चाहे। मेरा मानना ये है कि अगर बच्चे ने किसी भी स्पोर्ट्स में जाना है तो 8-9 साल तक वो उसमें आ जाता है। ये जो एक नया माइंडसेट आजकल ये बन रहा है ना, 13 साल का डालेंगे, 14 में डालेंगे बच्चे को क्लब, पता लगता है 30 बाद उन्होंने रिटायर कर लिया। ये नहीं, ऐसे पॉसिबल नहीं है कि बच्चा इससे जो बन गया। यूरोप में देख लें, जिस बच्चे को स्विमर बनाना होता है वो 7-8 साल तक मैक्सिमम आपने एक साल के बच्चे को पानी में फेंक देते हैं स्विमर बनाना है। हुकूमती लेवल पे, गवर्नमेंट के लेवल पे ग्राउंड्स नहीं प्रोवाइड किए जाने चाहिए टीनेज बच्चों के खेलने के लिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने छेड़ा है। अब उसके अनफॉर्चुनेट है, ये अदनान भाई सबसे बेहतर एक्सप्लेन करेंगे, या इवन शाहनवाज भी खेलते रहे। आपका नर्सरी खत्म की जब मिंटो पार्क की ग्राउंड खत्म की, अब उधर से जब आपके 8-9 लड़के हर साल उधर इंटरनेशनल क्रिकेटर जो थे आपके उधर खेलते थे, पाकिस्तानी क्रिकेट का डिक्लाइन मिंटो पार्क के खत्म होने से हुआ। रही सही का आपने जो मॉडल टाउन की, जो कामी भाई और सलमान भाई बताते हैं, मॉडल टाउन की ग्राउंड है इन्होंने बंद किया। मॉडल टाउन की आपने सबसे पहले बारी बारी कर लेते हैं, पहले आप बता दीजिए। आप शाहनवाज भाई, मैं बोलूं क्या आप बोलेंगे? आप बोलो पान, तुसी टेस्ट क्रिकेटर हो। हां, तुसी नाम जो साडी खैर है। मेरा कहने का मकसद है कि देखें सबसे बड़ा नुकसान हुआ जब मिंटो पार्क में बहुत से क्लब थे और उनका बहुत बड़ा नाम था। अब
हम भी क्रिकेट सेंटर में खेलते थे तो पता लगता था कि मिंटो पार्क से टीम आ रही है, वो बहुत अच्छी होगी, हम तैयारी अच्छी करते, क्योंकि उसमें उन जगह पे क्वालिटी प्लेयर खेलते थे, कंपटीशन था जहाँ पे मॉडल टाउन की टीमें हल्की होती थी और हमसे बड़ा टफ टाइम होता था उनके पास। उसके बाद देखें वहाँ से ग्राउंड्स खत्म की, उसके बाद जो टेक ओवर कर लिया एलसीसी में, वहाँ पे इतने क्लब थे वो बंद हो गए, वो सारा पीसीबी ने टेक ओवर कर लिया। वो क्लब्स आज कहाँ हैं? उनमें कितने बच्चे आके खेलते थे वो देखें, उसमें ट्रेनिंग भी करते थे, ग्राउंड वर्क भी करते थे, फिजिकली भी काम करते थे, क्लब्स भी थे, आपको सारे कोचेज अवेलेबल थे, बल्कि पीसीबी के कोच आते थे, मजीद भाई आके उधर बच्चों की हेल्प करते थे। हमने भी कभी उनको देखा, हमने भी कभी ट्रेनिंग करनी होती तो वहाँ जाके, वहाँ वो क्लब आज कहाँ चले गए, उनमें छोटे छोटे बच्चे खेलते थे। अब वो जो घर रहता है पास, उसके क्लब के पास उसका घर है, अब वो क्लब कहीं दूर दूर चले गए तो वो पेरेंट्स नहीं अफोर्ड कर सकते अपने बच्चों को भेजना। तो क्या पीसीबी को ये प्लान करना चाहिए कि जो क्लब्स को किया उन्होंने, उनको क्या ग्राउंड्स प्रोवाइड किए या वो क्लब ख़त्म हो गया? तो जहाँ से डिक्लाइन वो शुरू होता है, जहाँ पे बच्चों ने शौक से आना है, अब पता लगता है वो क्लब बंद हो गया तो वो बच्चा दूसरी तरफ डाइवर्ट कर लेता अपना जो कॉन्सेंट्रेट है। तो ये चीज़ें देखनी पड़ेगी। जब नहीं रहती तो बच्चे कहाँ खेलने जाएंगे? देखें, पहले आप क्रिकेट जो होती थी ना, वो एक दौर में ये मशहूर होता था कि जो क्रिकेट है ना वो नहर से उस तरफ क्रिकेट है। कितने बड़े बड़े क्लब होते थे, लुधियाना होता था, फिर आप देखिए मियां असलम साहब हमारे जो आईसीसी पैनल के अंपायर थे, मुस्लिम जिमखाना, उनकी तरफ से देखिए तकरीबन एक टाइम के ऊपर 15 से 16 जो टेस्ट क्रिकेटर थे वो खेलते थे। वो मिंटो पार्क में इतनी मतलब ग्राउंड सारी क्रिकेट वहाँ पे होती थी। लुधियाना था, उधर से है लीमडार आपके, वहाँ पे फर्स्ट क्लास क्रिकेट जो खेलने हैं, आमिर नजीर आपके जो है ना वो वहाँ पे, आमिर मलिक आपके वहाँ से हैं। तो ये सारे जो क्रिकेटर थे इनकी बेस अच्छी थी। बेस से मुराद ये था कि ये स्कूल दौर में क्रिकेट खेलते थे, क्लब जाते थे तो ये पूरा प्रिपेयर होके जाते थे वहाँ पे। और जो क्लब क्रिकेट थी, यकीन करें वो इतना कंपटीशन होता था जैसे आप कोई रीजनल लेवल के ऊपर आप क्लब क्रिकेट खेल रहे हैं। आप यकीन करें, मुझे याद है कि ये आपके मोहम्मद इंजमामुल हक, मोहम्मद रमज़ान, फिर सादत गोल, फिर और बहुत सारी ये जो आपके टेस्ट क्रिकेटर हैं, जब मुस्लिम जिमखाना की नेट लगता था, आप यकीन करें इरफान साहब, ऐसे लग रहा होता था जैसे पाकिस्तान टीम का कैंप लगा हुआ है। ये पोजीशन थी। आज हमारे क्लब कहाँ पे है? अच्छा मुझे ये बता दें कि हमारे लाहौर की टोटल रजिस्टर्ड क्लब हैं कितनी? मेरा ख्याल है कि अगर मैं आई एम नॉट रॉन्ग तकरीबन 100 से ऊपर क्लब हैं जो रजिस्टर्ड है, लेकिन ऑन ग्राउंड ऑन रियलिटी ग्राउंड्स किनके पास है? अब जब स्क्रूटनी होती है हर एक साल के बाद जनाब, वो पूरी फॉर्मेलिटी पूरी करके व्हाइट किट पहना के क्लब देख लेना, क्लब सारे खाली, दो क्लबों में आपको नजर कुछ नहीं आएंगे। 15 से 20 लड़के, 17 लड़के उनको चाहिए होते हैं। एक जो बंदा है उसने 4 वोट के लिए वोट के लिए उन्होंने 3 4 क्लब बनाए होते हैं। और अच्छा करते क्या है कि इनको लेकर स्क्रूटनी होगी, स्क्रूटनी में आपने 15 से 20 लड़के पूरे किए, 17 लड़के सॉरी करके आपने जनाब व्हाइट किट, वहाँ पे ना आपका नेट लग रहा है, ना आपके पास ग्राउंड है, ना आपके पास कोई फैसिलिटी है। तो इस तरह की चीज़ें पे जब आप जाली क्रिकेट, जाली स्क्रूटनी होगी ऑन ग्राउंड क्लब की, बेसिकली जो हमारे रूल्स हैं वो क्या कहते हैं इरफान साहब, मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके पास क्लब है, रजिस्टर्ड क्लब है, जिसके पास वोटिंग का राइट है, अगर उसके पास अपनी प्रैक्टिस नहीं है, अपनी ग्राउंड नहीं है, तो वो क्लब कभी भी रजिस्टर्ड नहीं हो सकता। ये मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ। लेकिन आज आप देखें मोर देन 150 या 170 क्लब है। तो मुझे बताएं लाहौर के अंदर 170 या 150 ग्राउंडें, आप मुझे कोई आइडेंटिफाई कर सकता है कि ये लाहौर में इतनी ग्राउंड है? इसमें सबसे ज़्यादा जो है शाहनवाज भाई, इसमें सबसे ज़्यादा काम क्या हो सकता है कि आपके जो रजिस्टर्ड क्लब है ना, उनके मैचेस आप उठा के देखें, वो साल में कितने मैचेस खेल रहे हैं, क्या वो मैचेस खेलते हैं? देखें आप प्रैक्टिस जितनी मर्जी कर लें, जो मैच प्रैक्टिस होती है, पीसीबी को चाहिए कि जो ऑफिशियली इनके पूरी स्कोर बुक चेक की जाए, और हर मैच अगर वो एक वीक में 2 मैच खेल रहे हैं, 3 मैच खेल रहे हैं, उसका स्कोर कार्ड आप जो स्कोर, मुझे बात कंप्लीट करने, सिक्योरिटी कैसी हो रही है कि अब हम क्रिकेट छोड़, सर हमें 12-14 साल हो गए मैंने क्रिकेट छोड़ दिया। आप शाहनवाज भाई, मुझे व्हाइट किट पहना के मुझे कहते शाहनवाज भाई क्लब में, ये तो आलम है। शाहनवाज भाई, अगर 4 क्लब इन्होंने 4 वोट लिए हुए हैं ना, तो आपको 4 लड़के आपको शो कराने पड़ते। हालात ये हैं कि खुदा की कसम मिन्नतें कर रहे होते कि यार हमारी स्कूटिंग हो रही है, जो बंदा क्रिकेट भी नहीं खेलता उसको किट बना के ग्राउंड में खड़ा कर देते हैं कि सिर्फ लड़के पूरे करने के लिए। और मैं आपको बताऊं, आपकी जो क्रिकेट सर्वाइव कर रही है इरफान साहब, आप बिलीव करें इस चीज को, ये जो लोग बच्चों के अंदर टेप बॉल का शौक है ना, जो टेप बॉल खेलते हैं, ये इसी वजह से आपकी क्रिकेट सर्वाइव कर रही है। क्लब लेवल के ऊपर आप देखें क्रिकेट सेंटर है यार, इतनी क्रिकेट होती है वहाँ पे। कामी भाई, ये अदनान भाई बैठे हुए, उमर भाई, बड़े बड़े नाम देखे, नौशी भाई, ये सारे वहाँ पे खेलते थे। अब मुझे ये बताएं कि वहाँ आपको कोई नजर नहीं आता क्या
क्या है जी, वो उन्होंने टेक ओवर कर लिया जी, यहाँ पे क्रिकेट नहीं होती। माल्टोन में इतनी क्रिकेट थी, माल्टोन के सारे क्लब आप उठा के देख लीजिए, मतलब टाउनशिप की आप हम बात करते हैं मिंटो पार्क की। मिंटो पार्क में ग्राउंड अवेलेबल नहीं थे, जितनी मिंटो पार्क की टीमें थी ना वो आके मॉडल टाउन क्रिकेट खेलती थी, क्योंकि मॉडल टाउन में ग्राउंड्स अवेलेबल थे। अब ये हालात आ गए हैं कि मॉडल टाउन ने अपने ही जो कोचिज हैं क्लबों में लगा दिए हैं, वो उनको बेचारों को क्या पता है। लेकिन एक यहाँ पे मेरा इख्तलाफ जो है ना वो सबसे बड़ा ये है, क्योंकि मैं सिस्टम का हिस्सा हूँ, ये जो रीजनल क्रिकेट है या एसोसिएशन क्रिकेट है, इसके अंदर उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि जो लाइकिंग डिसलाइकिंग का यहीं पे जो चीज़ें चलती हैं ना कि ए मुंडा मेरे क्लब दा खेटे गए, मेरे क्लब दा नहीं, ये वोट सानू देता है, इन्हें नहीं देता, ये चीजें जो है ना ये बहुत जाके सियासत खत्म होनी ये जो पॉलिटिक्स है आप सोच भी नहीं सकते कि इस लेवल के ऊपर इतनी पॉलिटिक्स है। मैं बिल्कुल शाहनवाज भाई किसी बात से एग्री करता हूँ कि जब आप अगेंस्ट होते हैं ना, जैसे क्लब्स हैं जो एक दूसरे के अगेंस्ट हैं, जब वो आते हैं सिस्टम में तो इस क्लब वालों के बच्चों को इग्नोर करते हैं, और वो हालांकि वो बच्चा अच्छा होता है और सिर्फ इसी वजह से कि ये हमारे गेंस है उसको क्रिकेट नहीं मिलती, अपने बच्चों को खिलाते जहाँ पे वो क्वालिटी भी नहीं होती और अपने बच्चों को खिलाते हैं, क्या मतलब उसका बच्चे का भी वेस्ट हो गया टाइम, उससे जो साल मेहनत की होती है वो भी वेस्ट होती है। इसी वजह से हमारी चीज़ें डिक्लाइन की तरफ चली जाती है। तो ये चीज़ें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देखनी चाहिए जब तक ग्रास लेवल पे। शायद हम पड़ोसी मुल्क भारत से भी ले सकते हैं, जैसे वहाँ पे रीजनली क्रिकेट को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, रीजनल लेवल पे, क्लब लेवल पे रणजी क्रिकेट उनका बड़ा फेमस है और उनको वहाँ से उन्हीं मैदानों से बड़े बड़े प्लेयर्स मिलते भी हैं। तो हम भी यहाँ पे चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें तो हमें भी अच्छे प्लेयर्स मिलेंगे। सिस्टम उन्होंने आज 77 ईयर से अपना वही रखा, हमारा भी चल रहा था, हमने जब हमारे क्या होता है, देखें वो देखें मैं बताता हूँ इसका आप काउंटी क्रिकेट उठा के देख लें, आप लीग क्रिकेट उठा के देख लें, आप इंडिया के क्रिकेट उठा के देख लें, उनका एक दफ़ा जो साइन हो गया ना सिस्टम, वो 70 साल हो या 200 साल हो, कोई भी बंदा उस सिस्टम को आके नहीं छेड़ता। यहाँ पे पाकिस्तान में क्या होता है कि जो सिस्टम में आता है ना वो अपना सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाता है, वो जो पुराना सिस्टम बना होता है। मैंने 25 साल क्रिकेट खेली है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट, हर साल यही पता लगता था कि अगले साल जो है ना सिस्टम चेंज हो रहा है, इतने ओवर्स में इतने रन्स करने, इतनी चीज़ें ये करनी है, इतनी चीज़ें ये करनी है। हमें वो एक सिस्टम की तरफ नहीं होने दिया कि जिससे अगर पिछला सीज़न खेला हमने परफॉर्म नहीं किया, हमने अगले साल उसकी जो है तैयारी करनी, पता लगता है जी अगले साल सिस्टम ही चेंज हो गया। चले इस पर तो मेरा ख्याल है अदनान भाई हम बात करते रहेंगे, थोड़ा सा टॉपिक पे आते हैं वर्ल्ड कप के हवाले से और फाइनल की बात करते हैं, कल भी हम करेंगे इंशाल्लाह। अब दोनों टीमों का अगर कंपैरिजन करते हैं तो इंडिया इस वर्ल्ड कप के अंदर एक मैच हारा और बड़ा वन साइडेड साउथ अफ्रीका और इसी वेन्यू पे हो रहा है, और 2023 का वर्ल्ड कप का फाइनल भी इसी वेन्यू पे हारे हैं। और मुझे पता नहीं कहीं ना कहीं मेरी गट फीलिंग है कि अगर इस वेन्यू के अलावा इंडिया कहीं और खेल रहा होता तो शायद बहुत फेवरेट होते। बट इस वेन्यू के लिए देखें मैं पहला मैच जो खेला गया बिटवीन साउथ अफ्रीका और इंडिया के दरमियान, और वो साउथ अफ्रीका ने क्या किया, वो उसी सेम ग्राउंड था ना, सेम ही वो, क्योंकि इंडियन अगर बैटिंग की बात करें तो जैसे उन्होंने ये सेमीफाइनल खेला है इंग्लैंड के गेंद, ये पिच उनको सूट करती है। अगर उस पिच की बात करें तो वहाँ पे इंडिया की बैटिंग जो है पूरी क्लैप्स कर गई, और मुझे लग रहा है, मुझे पता नहीं, आई डोंट नो, मेरी फीलिंग आ रही है कि न्यूजीलैंड इस बार जो है वर्ल्ड कप जीतेगा T20 का, क्योंकि न्यूजीलैंड फॉर्म में आ गई और इंडिया फिर दोबारा उसी जगह पे जाके मैच खेला जहाँ पे उनकी बैटिंग जो है वो जीरो होगी। तो कहीं ना कहीं कंपटीशन देखेंगे कि इंडिया किस तरह परफॉर्म करता है, मुझे लगता है कि डोमिनेट करेगा। देखिए इस टूर्नामेंट में जब ये मैच पहला हारे थे उसके बाद से ऑलमोस्ट जो है ना यही बातें हो रही थी हर जगह पे बैठे कि ये सेमीफाइनल भी नहीं जाएंगे। उस वक्त भी जो है हमने यहीं पे ये बात की थी कि यार दे कैन कम बैक। एक मैच हारने का मतलब ये नहीं है कि आपने जनाब कश्तियाँ जला दी हैं और आप घर वापस नहीं जा सकते और ये सारा। लेकिन चीज़ ये है कि इस वक्त ऑन पेपर जो है दोनों टीमें बहुत टफ जा रही हैं। मेरे ख्याल में इंडिया का पलड़ा ज़्यादा भारी है क्योंकि न्यूजीलैंड में 2 से 3 प्लेयर हैं जो कि परफॉर्म कर रहे हैं ऑन द डे, वो कोई भी हैं, ऊपर से नीचे से बॉलिंग या बैटिंग। इंडिया में ऑलमोस्ट जो है ना 1-2 लोगों को छोड़ के बाकी सब कुछ ना कुछ पिच इन कर रहे हैं। तो ऑन पेपर मेरे ख्याल में इंडिया का पलड़ा भारी है और वो सरप्राइज़ जो एलिमेंट हम समझ रहे हैं कि न्यूजीलैंड की तरफ से आ सकता है, मुझे लगता है वो थोड़ा मुश्किल है। शाहनवाज, अभी मैं देख रही थी इंटरनेट सर्फिंग में डेल स्टेन की जानिब से कहा गया कि साउथ अफ्रीकन्स को कहते हैं कि ये यूनिवर्सल चोकर्स हैं, लेकिन असल में तो न्यूजीलैंड हमसे ज़्यादा मैचेस फाइनल मोमेंट्स में जाके हार चुका हुआ है। तो वो मतलब मज़ाहिका अंदाज में कह रहे थे कि ये अगर न्यूजीलैंड कल हारता है ना तो चोकर का जो टैग है हमसे लेकर ना न्यूजीलैंड को हैंड ओवर कर दें। लेकिन आप क्या कहेंगे, न्यूजीलैंड से हम जीत एक्सपेक्ट कर सकते हैं कल के मैच में या इंडिया ही जीतेगा?
देखिए मुझे 2019 का वर्ल्ड कप याद आ गया, जहाँ पे वो एक जीता हुआ वर्ल्ड कप जो है वो इंग्लैंड की झोली में उन्होंने डाल दिया। मुझे तो न्यूजीलैंड से उस दिन से बहुत ज़्यादा हमदर्दी पैदा हो गई थी। बहुत सारे ऐसे माजी में जब वो फाइनल में पहुंचे, सेमीफाइनल में पहुंचे, तो हमेशा अगर 92 की भी बात कर लें तो आपने सेमीफाइनल देखा होगा पाकिस्तान ने किस तरह हराया था न्यूजीलैंड को। सो ये एक हिस्ट्री तो उनकी भी रही है जिस तरह साउथ अफ्रीका की रही है। तो मेरा ख्याल है कि साउथ अफ्रीका ज़रा रिसेंटली वो इन हुए, और न्यूजीलैंड की ये जो हिस्ट्री है बहुत पुरानी चलती हुई आ रही है। बहरहाल ऑन द गिवन डे 20 ओवर की क्रिकेट है, हमेशा सानी आप टेक्निकल चीज़ों के ऊपर, लाइक 50 ओवर की क्रिकेट है या टेस्ट क्रिकेट है, उसके ऊपर आप टेक्निकली चीज़ों को माइंड में रखते हैं, उसके ऊपर आप जो है ना प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं, क्या ठीक हो रही हैं, कौन प्लेयर कहाँ पे फिट इन हो रहा है, कौन सा बॉलर कहाँ पे क्या कर सकता है। ये 50 ओवर की क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट में आप प्रेडिक्शन आपके लिए आसान होती है। बट द गिवन डे हमारे पास एक छोटी सी एग्जांपल थी, लाइक जिस तरह एसोसिएट मेंबर्स ने बड़ी बड़ी टीमों को सरप्राइज दिया। तो 20 ओवर की क्रिकेट में सब कुछ ही अनप्रेडिक्टेबल होता है। वो जो 3.5 घंटे जिसने अपने हिसाब पे काबू पाया, जिसने उस मोमेंट को अपने काबू में रखा, प्रेशर को काबू में रखा, और जो ऑन द गिवन डे वो अच्छा परफॉर्म कर गया, चाहे वो आपके बॉलर अच्छा परफॉर्म कर गए, आपके 1-2 कैचेस आपने अच्छे पकड़ लिए, आपके 1-2 बैटर्स ने आके बड़े तेज़ जो है वो 50 कर दिए, तो मैच का जो रुख है वो चेंज हो जाता है। और जाहिर है न्यूजीलैंड काफ़ी देर से इंडिया में खेल भी रहा है, और दे नो उसके कंडीशंस का जो है ना वो क्या है, वहाँ की जो एक्चुअली कंडीशन है पिचेस की। तो मैच मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। लेकिन अगर ओवरऑल देखें तो जो हमेशा जो क्रिकेट में बात की जाती है, जो क्रिकेट में बात की जाती है वो सबसे ज़्यादा, एक तो सबसे ज़्यादा अदनान भाई ने कहा कि टॉस भी मैटर करेगी, लेकिन क्रिकेट में जो उससे भी बड़ा प्लस पॉइंट होता है वो आपकी होम कंडीशंस होती हैं। वो आपका क्राउड होता है, आपको पता होता है कि आपने वहीं पे डोमेस्टिक क्रिकेट आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट है। शाहनवाज भाई अगर होम की बात करें जो पहला मैच खेला गया, इनके लड़के बहुत कम खेले हैं, इसमें न्यू ग्राउंड है, देखिए होम की बात करें तो पहला मैच जो खेला गया, देखिए टॉस बड़ा वाइटल होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर बात करें तो साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग करते हुए दूसरी मैच में जब चेस करने आए तो यहाँ पे वैसे मैंने पता किया इधर ड्यू ऐसा नहीं आ रहा, जिस तरह हमने कलकत्ता में देखा मैच होगा तो ड्यू नहीं आएगी, मुंबई में हमने देखा उधर ड्यू आई। ये बड़ी गौरतलब बात है जो पिछले मैच के हवाले से भी जब मैच खेला था वेस्ट इंडीज ये बात जीता था। ये बात जो है अभी कल का जो मैच हुआ है जो इंडिया ने सेमीफाइनल जीता है, उसमें भी अदनान ने बैठे हुए बात की थी कि अब आप देखिएगा ड्यू नहीं होगी, और वो ड्यू नहीं आई। देख बहरहाल कहने का मकसद है कि अगर देखें इस वहाँ पे इंडिया ने सेकंड टाइम बारी लेने आए अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, और बैटिंग उस तरह नहीं चल सकी। तो मुझे लगता है कि जो इंडिया जो है ना वो टॉस जीत के पहले बैटिंग ही करेगा, क्योंकि चेज में यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। तो देखते हैं कि टॉस जीत के कौन बैटिंग करता है कौन बॉलिंग करता है। ये तो लेकिन वो चेज का भी डर ये है ना कि अब इंडिया का कॉन्फिडेंस अपनी बॉलिंग लाइनअप पे भी नहीं है कि वो किस तरह का टारगेट होगा, या तो फिर बहुत बड़ा टोटल करने के चक्कर में आपके पास पॉसिबिलिटी है कि आप क्लैश भी कर सकते हैं। बुमराह पे कर रहे हैं ना, सिर्फ एक बॉलर पे तो नहीं, बाकी 16 ओवर कितने करने हैं, यही तो मसला है ना। वही कह रहा हूँ, और हर दफा तो नहीं हो सकता ना आपकी टीम 250 करके वो डिफरेंस क्रिएट इतना कर दे कि यहाँ पे इंडिया सिर्फ 7 रन से जीता है। तो इसका मतलब है कि बैटिंग ठीक है। मुझे लगता है कि कुलदीप को लेकर आएंगे इस पिच पे, लाना चाहिए, बट मेरा नहीं ख्याल वर्ल्ड कप से पहले कॉन्फिडेंस होगा इनको कि कुछ नहीं जो है ना वो स्पिनर को सूट करते हैं। मुझे लगता है कि कुलदीप को लेकर आएंगे। जिस तरह वरुण चक्रवर्ती रन दे रहा है, इवन जो टेक्निकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आप अभिषेक को भी बाहर करना चाहिए, जिस तरह का उसका कॉन्फिडेंस लो हुआ पड़ा है। उसकी शॉट्स में नहीं है, ज्यादा पैसे पाए आप रिंकू को डाल सकते हैं, लेकिन अगेन मेरा ख्याल है बड़े गेम से पहले नहीं, मुझे नहीं लगता है कि उसको देखिए जहाँ पे उन्होंने सेमीफाइनल राउंड के सारे मैचेस आपके सुपर जो इंपॉर्टेंट मैचेस है सारे उनको खिलाए हैं, तो मुझे आई डोंट थिंक सो कि उसको खिलाएंगे। उनको अभी भी बिलीव है कि ये फाइनल में रन्स करेगा, जैसे विराट कोहली ने पिछले वर्ल्ड कप में कॉन्फिडेंस है। अच्छा, ओवरऑल हम देखते हैं इंडिया की टीम को और न्यूजीलैंड की टीम को, दोनों टीम्स में से आपको कौन सा प्लेयर एक्स फैक्टर प्लेयर लग रहा है? क्योंकि अभी रिसेंटली हमने देखा कि संजू सैमसन छाए रहे, या फिर हमने कल देखा कि ग्लेन फिलिप्स थे, टिम साइफर्ट थे, बड़े बड़े नाम हैं, सेंटनर है, चैपमैन है, मतलब बड़े बड़े प्लेयर्स हैं दोनों टीम्स के पास। हार्दिक पांड्या सही अच्छा जा रहा है। देखिए अगर यहाँ पे अगर संजू कल आउट हो गया ना तो इंडिया के ऊपर प्रेशर आ जाएगा, और होगा ऐसे नहीं कि हर मैच में रन हो सके। आप जो कह रहे हैं वो सच भी होता चला जा रहा है, लेकिन देखें आप उस जोन में चले जाते हैं जहाँ पे लगता है कि मैं सब कुछ जो चीज़ें करूँगा वो बेहतर होंगी। ऐसा नहीं होता, सम टाइम डिक्लाइन आता है। और कल के मैच में मुझे लग रहा है कि संजू जो है ना वो थोड़ा स्ट्रगल करेगा,
और अगर वो रन्स ना किए उसने टॉप ऑर्डर में पावर प्ले में तो इंडिया ट्रबल में आ जाएगा। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो न्यूजीलैंड के पास ऐसे बैटर हैं, फिलिप्स है, एलन है, सेफर्ट है, तो ये ऐसे प्लेयर हैं जो डोमिनेट कर। रविंद्रा की हम बात करते हैं, वो ऐसा प्लेयर है, वो बड़ा आउटस्टैंडिंग प्लेयर है T20 का। मुझे लगता है कि जो बेटर टीम मुझे लग रही है ना ऑन पेपर, जिनके पास ज़्यादा मैच विनर है, वो मुझे न्यूजीलैंड लग रही है इस वजह से, क्योंकि इंडिया में जो परफॉर्म कर रहा है ना वो संजू कर रहा है। संजू के अलावा जितने भी आके जो है ना संजू कर रहा है, या नीचे से आपको लगता है कि वो बुमराह का ऐसा एक्स फैक्टर आ रहा है कि वो अनप्लेएबल किस्म की परफॉर्मेंस दे रहा है? बाकी आपकी आप देखें अगर वो कैच हो जाता जिसमें उसका बैट जो है निकल गया था, जो मीडियम पेसर है, क्या नाम है यार, जेन से निकल गया, खैर हार्दिक पांड्या की बात कर रहा हूँ, हो जाता है यार गलती। अच्छा, वो हार्दिक पांड्या जो है ना, वो उसके बैट निकला हाथ से, वो कैच ड्रॉप हो गया और लास्ट ओवर में उसने 20 से 25 रन कर दिया। अगर वो कैच हो जाता यहाँ से इंडिया हार जाता, तो फिर आपको चांस जो मिलने हैं उसको वेल करना पड़ेगा। सैमसन का भी हो जाता तो क्या स्कोर होता यार, वो देखे वो निकल चुका था, वो बैलेंस रहा। देखें लक, लेकिन यहाँ पे जो है हार्दिक पांड्या वो बड़े मैच का प्लेयर है, इतना स्ट्रॉन्ग ऑलराउंडर पिछले 10-12 साल में मेरा ख्याल है कि मैंने और किसी को नहीं देखा। बेन स्टोक की और हार्दिक पांड्या दो प्लेयर की हम हमेशा हमने बात सारी तो बात कर ली है। वर्ल्ड 11 जो अनाउंस हुई उसका क्या करना है? हमारा साहबजादा फरहान आया उसमें, वो तो प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट की बात की कंटेंडर भी है जी। हाँ जी, वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है और उसमें पर्सनल गोल जो जाहिर किया है जो है ना, वो भी मुझे नजर आए उसमें 11 में, जो वर्ल्ड 11 जो अनाउंस हुई है आईसीसी ने जो किया है, उसमें मैं साहबजादा फरहान है पाकिस्तान के और हार्दिक पांड्या भी नहीं है उसमें, जो वर्ल्ड 11 उसको रीचेक कर लेंगे हम, कल उस पर बात करते हैं। कल हम 12 शो में ये भी बात करेंगे, प्लेयर टू प्लेयर भी हम पूरी दोनों टीमों को एनालाइज करेंगे। अभी कुछ हम बेसिक चीज़ों पे बात कर लेते हैं। शाहनवाज से बल्कि मैंने पूछना था, शाहनवाज मेरा ये सवाल आपसे रह गया था, मैंने उमर से और नान से कर लिया था कि कल के मैच में अगर हम दोनों टीम के की प्लेयर्स को देखें तो आपको क्या लगता है किसका एंकर रोल होगा, कौन सा एक्स फैक्टर प्लेयर हो सकता है दोनों टीम्स में से? देखिए, अब दो प्लेयर हैं, वो तो एक संजू सैमसन है, इनफॉर्म प्लेयर है, उनके बल्ले पे बॉल आ रहा है, रन्स कर रहा है और एक अच्छा स्टार्ट उन्होंने देखा है, 2 इनिंग जिस तरह उन्होंने खेली वो एक वाज़ी फ़र्क है। और फिर जो बुमराह का मिडल में आके बॉलिंग करना है, एक तो होता है ना कि वो नए बॉल से बॉल कर रहे हैं, और एक चीज़ है कि वो जो मिडल में बॉल आके करना और एक्यूरेट बॉलिंग करना, ये बहुत बड़ा फ़र्क डाल सकता है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो ज़ाहिर है सेफर्ट जिस तरह उन्होंने मतलब बैटिंग की है पिछले मैच में, और डैरिल मिचेल जो है ना, उनका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। बट लेट्स सी, ये तो हमारी प्रेडिक्शन है कि गिवन डे में कौन अच्छा परफॉर्म करता है। अच्छा शाहनवाज, आपने कहा कि बुमराह का रोल मिडिल ओवर में बड़ा इंपॉर्टेंट है। बुमराह पहले न्यू बॉल करता रहा, लास्ट नॉकआउट मैचेस 2 के अंदर हमने देखा कि उसको पावर प्ले में यूज़ नहीं किया गया। हार्दिक पांड्या और अर्शदीप बॉलिंग करते रहे और वो मिडल में आ गए और आपके रन्स को वो रोकते रहे। अगर आप जिस तरह की बैटिंग लाइनअप इनकी है न्यूजीलैंड की, फिन एलन और जो दूसरा है टिम सेफर्ट, ये 6 ओवर खेल जाते हैं, ये तो 80-90 आराम से कर देंगे। मैच तो इंडिया से उधर से वेज चले जाना है, तो अब बुमराह के लिए क्या करना चाहिए? पहले लाके इनको आउट करना चाहिए। देखें इसको इरफान साहब के बुमराह कुछ अरसे से नए बॉल से उनको रन्स भी हो रहे हैं। आप एशिया कप से उठा के देख लें, अगर आप उनकी पेस देखें तो वह 135 से 138 या 139 से ऊपर बॉलिंग वो नहीं कर रहे थे नए बॉल से। हालांकि साहबजादा फरहान के गेंद से न्यू बॉल किया था ना, तो वहाँ नए बॉल में ना तो वो रन हुए थे। अच्छा, आपको लाना पड़ा उसको, तो उसके बाद जाहिर है उनको एक बॉलर जो है ना बढ़ाना पड़ा। ऑब्वियसली नॉर्मली हमने देखा है कि 2 फास्ट बॉलर्स के साथ जाता है, एक ऑलराउंडर के साथ जाता है। वो इंडिया के हमने मोस्टली जो मैचेस देखे, हर्षदीप के साथ अब हार्दिक पांड्या को अगर नई बॉल करवा रहे हैं, तो बुमराह का उन्होंने एक रोल जो है वो आइडेंटिफाई कर दिया कि नए बॉल से, क्योंकि सर्कल में फील्डर होते हैं, तो अगर अच्छी बॉल भी होती है सम टाइम उनको रन्स हो जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये उनकी अपनी स्ट्रेटजी होगी। लेकिन जो न्यूजीलैंड जितनी तगड़ी बॉलिंग बुमराह कर रहा है, तो न्यूजीलैंड को जो सिलेक्शन ऑफ शॉट्स हैं, लाइक उनको वी में या उनको कोई ऐसी डिफरेंट शॉट्स खेलनी पड़ेंगी बुमराह से रन्स गेन करने के लिए। सो मेरा ख्याल है कि अब देखना तो ये पड़ेगा कि कल क्या उनको मिडल में बॉलिंग करवाते हैं, नए बॉल से करवाते हैं। अगर नए बॉल से करवाएंगे तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह ऊपर से आके न्यूजीलैंडर जो है वो डोमिनेट करते हैं, बुमराह को रन्स हो जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने मिडल ओवर में आके उनको यूटिलाइज़ किया और पूरी मैच का नक्शा बदल दिया। अब वो मैच मुझे इसलिए नहीं भूल रहा कि वो 3 ओवरों में आपको 43-45 चाहिए थे। 18वें ओवर में जो उन्होंने 6 रन कवर किया, उन्होंने रनअप छोटा किया, हमने ये देखा और उन्होंने फोकस किया कि मैंने एक्यूरेट बॉलिंग करनी, विद इन स्टंप्स बॉलिंग में मैंने बॉलिंग करनी है, यॉर्कर करनी है। अब आप देखें ना, हम बात कर रहे हैं कि बुमराह बॉलिंग करेगा या नहीं करेगा। दूसरी तरफ
इंडिया को ये भी थ्रेट है। देखिए आपने एलन की बात की, सैफर्ड की बात की, अगर उनमें से उन पेयर को ना तोड़ा गया तो इंडिया के लिए वो जो है ना बड़ा नुकसानदेह होगा। अब बुमराह को लाना पड़ेगा उनको बीच में पावर प्ले में, अगर उनकी पार्टनरशिप तोड़नी, अगर वो पावर प्ले खेल जाते हैं तो इंडिया को तो वो मैच से बाहर निकाल देंगे। और इस तरह के प्लेयर हैं वो कि वो डॉट बॉल नहीं खेलते और जितनी बॉल खेलते हैं या बाउंड्री से बाहर जाती हैं या फिर उसको आपको अच्छा, एक अप्रोच ये होती है, जिस तरह इंग्लैंड मुझे लगता है कि गलती भी कर गया। कल भी हम परसों बात कर रहे थे कि इंग्लैंड को चाहिए था कि जैसे जो सिचुएशन आ गई थी उसमें बुमराह पे भी चार्ज करते, चांस लेना था, ओबियसली आउट भी कर सकता था, बट आपको एक ट्राई करनी चाहिए थी, जो कि नहीं की। उन्होंने उसके ओवर का सी ऑफ किया, उन्होंने कहा जी आखिरी 2 ओवरों में दे वर कॉन्फिडेंट कि हम कर जाएंगे, लेकिन वो इतना ज्यादा टोटल था, नहीं कर पाए। अब आपके ख्याल में कि अब न्यूजीलैंड की क्या अप्रोच होगी कि हमने कई दफ़ा होता है कि किसी टीम को गिराने के लिए उसके सबसे मेन बॉलर पे अटैक किया जाता है, आप उसी को चार्ज करते हो ताकि अगर इसको हमने रन कर दिए ना तो सारे बॉलर सारे बैकफुट पे आ जाएंगे। तो ये आपको क्या लगता है कि आपको ज़्यादा बेहतर? देखिए एज ए बैट्समैन आपको प्लान करना पड़ता है जो उनके बेस्ट बॉलर है, तो अगर उसको आप राइट तरीके से खेलें और राइट उसको रन्स ले लेना तो कहीं ना कहीं उस बॉलर के ऊपर भी प्रेशर आ जाता है, क्योंकि एक कैप्टन जो है ना वो सबसे ज्यादा बिलीव करता है अपने बेस्ट बॉलर के ऊपर। जब उसको रन्स हो जाते हैं ना तो फिर जो कैप्टन भी है ना थोड़ा पैनिक होता है कि यार अब मैं क्या करूं कि मेरे मेन बॉलर को रन्स हो गए हैं। तो अगर वो वहां से विकेट आपको दे देता है मेन बॉलर जिस मकसद के लिए आप लाते हैं, तो फिर बैटिंग के ऊपर प्रेशर वो शिफ्ट हो जाता है। तो कल देखना पड़ेगा इंडिया को कि कल वाले मैच में इन दोनों को कैसे आउट करना है। देखना होगा कि कौन किसको कैसे टैकल करता है। वैसे इरफान आपने अपनी फेवरेट टीम नहीं बताई मुझे कल। वैसे तो ऑन पेपर मुझे लगता है इंडिया थोड़ी बेहतर है, लेकिन पता नहीं मेरी गट फीलिंग है, मुझे लगता है न्यूजीलैंड इंशाल्लाह मैं तो चाहती हूँ कि न्यूजीलैंड जीते और देखते हैं कि कल क्या होता है। मेरी इजाजत है, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।